अस्सलाम वालेकुम। देखिए, अभी जो कारपोरेशन के इलेक्शन हुए, तो कारपोरेशन के इस इंतखाबात के अंदर जो महाराष्ट्र में हुए हैं, तो बहुत नई नई सियासती पार्टियां भी सामने आई, सियासी चालें भी सामने आई और सियासत के अजीब अजीब रुख और अजीब अजीब पहलू भी देखने को मिले। अब देखिए, आज की जो मीटिंग यहाँ मुनाखत की है, जनाब हमारे रफत यार खान साहब, हमारे अबुल अला साहब, कलीम कुरैशी साहब, जनाब हमारे अबुल हसन साहब, हमारे अहमद चौद साहब, अजीज खान साहब, हमारे जितने अजीज दोस्त, हमारे जमील खान साहब, शहर के तमाम लोग, सलीम पटेल बोरगांवकर साहब, ये ऐसे लोग हैं जो समाज में और सियासत में बिल्कुल कोशा रहते, पेश रहते, काम करते। ये बात कई दिन से चल रही थी कि भाई जैसी पर्दा नशीन ख्वातून और जैसी नकाब वाले हमारी बहन, इनको भी सियासत के अंदर इनका मुकाम मिलना चाहिए, सियासत में इनको भागीदारी मिलनी चाहिए। और जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि यकीनन एक दिन सीएम बनेंगे, एक दिन पीएम बनेंगे। मैंने आज या कल के पेपर में पढ़ा कि ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री बनने जा रही है, प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है हिजाब वाली हमारी बहन, ऐसा पढ़ने में आया है। तो देखिए, ये सलाहियतों के ऊपर मुश्तमिल होता है कि आपके अंदर कायदाना कितनी सलाहियत है। और जो काम मालेगांव में हुआ, मैं खास तौर से मालेगांव की बात करूंगा कि हमारी पर्दा नशीन, हमारी नकाब वाली बहन है, वहां पर पहली बार ये तारीख बनी है महाराष्ट्र की कि वो महापौर बनी। उसी साथ समाजवादी पार्टी की डिप्टी मेयर बनी है, वो भी हमारी खानादार खातून, पर्दा नशीन खातून बनी। तो ये तय किया गया था कि ये पर्दा नशीन खातून आए, खातून जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए पूरे महाराष्ट्र से लोगों ने जाके इनका इस्तकबाल करना चाहिए, इनका सत्कार करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। तो उसी की पशोपेश के अंदर आज ये मीटिंग मुनाखत की गई है। आज ये मीटिंग रखी गई है कि हम लोग ऐसा तय किए हैं कि मालेगांव में जाके पर्दा नशीन खातून जो महापौर बने हैं, जो डिप्टी मेयर बने हैं, इनका भी इस्तकबाल करेंगे। और एक बात कि परभनी के अंदर भी एक हमारा मुस्लिम भाई महापौर मेयर बना है, तो मैं चाहता हूं एक दूसरा दौरा उधर भी चलना चाहिए अपना। तो जहां जहां हमको सियासी कुव्वत और ताकत मिलेंगी हमारे समाज को। आज देखिए, सबसे अहम बात यह है कि सियासी तौर पर अगर पसमानदा अगर कोई है, परेशान हाल कोई है, तो मुस्लिम समाज है। और मुस्लिम समाज को कोई भी जो सेकुलरिज्म का नाम लेके चल रहे हैं, वो नजदीक करने की जरूरत, नजदीक नहीं करना चाहते। बीजेपी खुले तौर पर हमारी मुखालिफत में है, एकनाथ शिंदे गट हमारी मुखालिफत में है, उद्धव ठाकरे गट हमारी मुखालिफत में है, कांग्रेस नजदीक इसलिए नहीं आती कि हिंदू वोट बैंक सटक जाएगा, राष्ट्रवादी हमारे मसले इसलिए नहीं उठाती, हिंदू वोट बैंक उनके पीछे से सरक जाएगा। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी अगर किसी पे आ पड़ी है, तो ये सियासत में करने वाले, सियासत में काम करने वाले तमाम जो लोग हैं और समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, इनके ऊपर ये जिम्मेदारी आन पड़ी। अब आपने देखा होगा कि औरंगाबाद का अंदर का मंजर कैसा हुआ। जितने शहर के जानी मानी शख्सियतें थी, जो वाकई में जिनको काम करने का तजुर्बा था और वाकई में जो समाज और सियासत के काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को नजरअंदाज किया गया। देखिए, आपको अगर कोई मैंडेट दे रहा है और अगर शहर के लोग इत्तेहाद के नाम पे वोट दे रहे हैं, तो किसी तानाशाह ने यह मगरूर और घमंड में नहीं रहना चाहिए कि उसकी अकेले की मरून मिन्नत है। ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर और जितने शहर में लोग मौजूद हैं, ये सबकी मेहनतों का नतीजा है जब इत्तेहाद कायम हुआ। हर शख्स की मेहनत लगी है उसके अंदर। किसी ने ऑटो की शक्ल में मदद किया, किसी ने गाड़ियों की शक्ल में मदद किया, किसी ने जबान से मदद किया, किसी ने माले जर से मदद किया। क्यों? तो सियासी तौर पर मैं कहना चाह रहा हूं कि हमको जरूरत है सियासी ताकत और कुव्वत की। कोई हमारा मसीहा नहीं है, कोई भी हमारा मसीहा नहीं है, सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं, कौम को इस्तेमाल कर रहे हैं, नौजवान बच्चों को जज्बात के नाम पे इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने मुकद्दर संभाल रहे हैं और मुकद्दर के हवाले नौजवानों को छोड़ दिया जा रहा है। तो ये तमाम बातें हमारे सामने हैं और शहर के लोगों से, खासतौर से वोटर्स से मेरी जिम्मेदारी कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि आपके लिए जो मुखलिस है, जो वाकई में इखलास के साथ समाज में काम करता है, जो सियासत में काम करता है, अगर आप ऐसे लोगों को नजरअंदाज करके छठपूजियों को, जिनको बेर की वो कहते हैं गाजर भी मालूमात नहीं है,
और ऐसे लोगों को तो वोट देंगे और काम करने वाले लोगों को अगर आप किनारे में बैठेंगे तो आप जरा सोचो कि अब सियासत की सूरत हाल किधर लेके जाए। मैं तमाम शहर की मिली तंजीमों से, सियासी तंजीमों से, तमाम तंजीमों से मैं मुखातिब हूं कि खुदारा अपने ईमानदारी से काम करने वाले लोगों को आप पहचानो, और जो लोगों को हमने यहाँ पर इख्तिदार तक पहुंचाए, देखो नहीं लगता उन्होंने कभी किसी गरीब बच्ची की शादी में 50 किलो चावल भी दिए होंगे या 500 रुपए भी दिए होंगे, लेकिन यहाँ बैठे हुए रफत यार खान साहब, गाजी सादुद्दीन, अबुल हसन हाशमी साहब, कलीम भाई, रफत यार खान, ये जितने लोग बैठे हैं ये कौम और मिलत के लिए तड़प रखने वाले हैं और उनको पेश मदद करने वाले लोग हैं। और जो दुख दर्द के टाइम पर आपका काम आ रहा है, जो दुख दर्द के टाइम पे आपके बीच में रह रहा है, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानियों को अपने समझ के वक्त भी दे रहे हैं, माले जर भी लगा रहे हैं, अगर ऐसे लोग तुम्हारे साथी नहीं रहेंगे, तुम्हारे दुख सुख के साथी नहीं रहेंगे, तो फिर कौन रहने वाला? ये शहर के तमाम वोटर्स को सोचने की जरूरत है। बस जज्बात की राह में बह रहे, सिर्फ जज्बात की राह में बह रहे। ऐसे ऐसे काबिल लोगों को, ऐसे ऐसे काम करने वाले लोगों को आप किनारा कर रहे, उम्मीद ये रखकर कि कल को छूंगा तो ये जो सामने तुम्हारे आए नौसिखे ये आके कुछ करने वाले, अरे जिन्होंने वक्त से पहले उसको छोड़ के भाग गए, जिन्होंने उसका साथ नहीं दिए, ये बुरे वक्तों के साथी हो सकते क्या? देखिए सियासी हालात कुछ भी आ सकते। अभी आपने कारपोरेशन का मंजर देखा होगा, जब महापौर की शपथ दी जा रही थी तो आपने अंदर का मंजर देखा होगा कैसा चल रहा था, कैसे दबक के बैठे, उधर से नारे लगाए जा रहे। और हमने पहले ही कहा था कि ये मुकाबला नहीं कर सकते आप। इलेक्शन के कैंपेनिंग की जब गाजी सादुद्दीन साहब, हमारे अय्यूब साहब ये खड़े थे, मैंने कैंपेनिंग के टाइम पेश कर दिया था कि मैंने देखो जो लोगों को सामने उतारे ये मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला करने वाले लोग यहाँ मौजूद है, जो मुकाबला करना जानते हर हालात का, हर हालात का मुकाबला करना जानते। तो शहर के लोगों की ये जिम्मेदारी, देखिए अगर एक अमल बार बार नाकाम हो रहा है और यहाँ इत्तेहाद के नाम के ऊपर, नाम तो इत्तेहाद का लिया जा रहा है और दुश्मनियां बढ़ाई जा रही। और आप देखो जो लोग चुन के आए, बीजेपी वालों की गोद में उचक उचक के जाके सत्कारा कर रहे, कूद कूद के जाके उनके सत्कार कर रहे। और यहाँ नहीं कोई गाजी सादुद्दीन से नहीं मिलेगा, नहीं कोई जमील खान से नहीं मिलेगा, कोई रफत यार खान से नहीं मिलेगा। अरे भाई से भाई को जुदा करने की कौन सी राजनीति लाया बाबा तूने? ये कौन सी राजनीति है? ये हमारा तो समझ से परे है। अब जो लोगों ने वोट इसको डाला है वो लोगों ने कम से कम हमको समझाना चाहिए कि ये कौन सी राजनीति है। और अगर ये राजनीति का समर्थन अगर शहर के लोग कर रहे हैं तो यकीन मानो आने वाली सियासत का रुख बहुत भयानक होने वाला है, बहुत भयानक होने वाला है। तो शहर के मैं तमाम आम लोगों से मेरी गुजारिश है कि इखलास के साथ अगर वाकई में कोई काम कर रहा है, समाज के साथ कोई काम कर रहा है, जोखिम में कोई काम कर रहा है। अरे आंदोलन हमने करा 15-15, 16-16 केस हुए पे। आंदोलन जब डेमोक्रेटिक तरीके से आप करेंगे, लोकशाही मार्ग से जब आप करेंगे, आप अपोजिशन में रहेंगे और क्या कर सकते। आज हमारे जो सत्ता में बैठे लोग हमारे साथ में नहीं है। और मैं कहूंगा कि सियासी तौर पर जो भी ताकत उभर रही है, जो भी ताकत सामने आएंगी, जो भी सियासी फैसला आएगा, मेरी अदबन गुजारिश है कि हमारे दलित भाइयों को साथ में लेना बहुत जरूरी है, हंगर समाज को साथ में लेना बहुत जरूरी है, ओबीसी समाज को साथ में लेना बहुत जरूरी है। जब तक ये समाज मुसलमानों के साथ और मुसलमान इनके साथ में नहीं आएंगे, आप सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। और हमारी फलाह बहबूदी, हमारे सियासी हालात, हमारी सियासी पसमानदगी जब भी दूर हो सकती जब तक आप सत्ता में भागीदारी नहीं हो। इन चीजों को हमको नुक्ते नजर रख के चलना के लिए सियासत। अब जनाब के तो ये आलम है, बड़ी शान से जाके आप उमरा में कह रहे हैं, बोलो बेटे, वो भी बोल रहे कैसा। अरे बाबा फिर बीजेपी कैसी, यहाँ बीजेपी कैसी बैठी? अभी तक तो नहीं बैठी थी। उसी मुमरा के अंदर की मैं बात कर रहा हूं आपको। 2019 के अंदर एमआईएम पार्टी का कैंडिडेट दिया गया था उसी मुमरा में, जाके सटाखे मार रहे, झूठी शान बढ़ा रहे वहां। उसी मुमरा के अंदर आमदार का कैंडिडेट दिया गया था। इनका आमदार का कैंडिडेट चंद रुपयों के अंदर फॉर्म निकाल के अवार्ड के सामने से भाग गया। आज मुमरा में जाके शान मार रहे और बच्ची को यूज कर रहे। बोले बोल क्या बोल रही? तो अरे किस मुंह से गए तुम वहां? तुम्हारा कैंडिडेट भाग गया था वहां से। अपने कैंडिडेटों को आप संभाल नहीं सकते। और ये सूरत हाल अगर सियासत की रहेगी
तो बताओ मेरे को, अगर सौदेबाजी सियासत करना है तो फिर कौम और मिल्लत के काम कौन करेगा? कौम और मिल्लत को कौन इस तरह से निकालेगा? इस परेशानी से कौन निकालेगा? तो आने वाली सूरत हाल इसको बहुत संजीदगी से सोचना पड़ेगा। सियासी सूरत हाल आपके सामने रख दी गई है। यहाँ पर आज 30 सालों से यहाँ पर शिवसेना का महापौर बैठता था, आज ये सूरत हाल लगे कि उनके आगे 5-6 और ये आगे बैठ गया 60 लेके। बीजेपी सत्ता में पूरी तरीके से आ चुकी, एकनाथ शिंदे की पार्टी को साथ में ले लिया गया। अब ये सूरत हाल यहाँ पर आ गई। यहाँ आज बीजेपी का कैबिनेट मिनिस्टर, अलायंस पार्टनर का यहाँ पर जो है तो पालक मंत्री, सारी सत्ता इनके हाथ में है मेरे भाई। मुखालिफत में रहेंगे, आप क्या गाजर कर लेने वाले, मेरे को समझाओ तो सही। कोई तो बताओ मेरे को, क्या क्या उखाड़ लेने वाले आप विपक्ष में रहेंगे? एक बात याद रखो, जब तक सत्ता की कुर्सी तक तुम लोग पहुंचते नहीं, और हम तरह तो पहुंच नहीं सकते, अकेले मुसलमानों के दम पे पहुंच सकते हैं क्या? बताओ मेरे। इसलिए दलित समाज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, दलित समाज का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। 2019 में उन्होंने हमको वोट देके हमारा खासदार चुन के दिया, और बड़े अफसोस के साथ हमको कहना पड़ता है कि दलित समाज के हक में हम उतने वफादार नहीं निकले जितने वफादार हमको होना चाहिए था। अलायंस तोड़ दिया गया, प्रकाश अंबेडकर साहब से अलायंस तोड़ लिया गया, दलित समाज को नाराज कर दिया गया, दलित समाज को दूर कर दिया गया। अरे भाई, तुम कौन से अर्जुन है, कब चिड़ी के आग का निशाना लगेंगे तुम? ये कौन सी राजनीति है? ये कैसी राजनीति है? नौजवान बच्चों को खाली इस्तेमाल किया जा रहा, सिर्फ नौजवान जज्बाती नारे लगाए जा रहे और धंधे किए जा रहे, खुलेआम तौर पे गवर्नमेंट धंधे किए जा रहे। आंदोलन की बातें तो ऐसी निकलती जैसा गांधी जी और जेपी नारायण पैदा हो गए, और जब आंदोलन चरम को चले जाते उसके बाद रिजल्ट क्या आता? तो टाई टाई फिश। हमने कौन से आंदोलन नहीं किए? आपको याद होगा कि मुंबई को हम गए थे रिजर्वेशन के लिए, मुस्लिम समाज को 5% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इसके लिए औरंगाबाद से लेकर मुंबई तक मोर्चा गया। हासिल क्या आया? गाजर? कुछ भी हासिल नहीं आया। और उसके बाद में न कभी आंदोलन की बात निकलती, न कभी उसके ऊपर कोई जिक्र निकलता, न उस पर कोई तबसरा होता, न कभी कोई पब्लिक मीटिंग में बात होती, न कभी कोई डिबेट में बात होती। कैसी राजनीति थी? आज नौजवानों की, मैं अभी एक बात आपको बताते बताते जाहिर से निकल गई कि अभी शहर औरंगाबाद के अंदर 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टर आ रहे हैं। 2 लाख करोड़ के इन्वेस्टर जब आ रहे हैं तो लाजमी बात है कि रोजगार भी आ रहा है। तो हमारी नजर रोजगार के ऊपर रखनी चाहिए कि जब 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टर यहां पर आ रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का जब इन्वेस्टर इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आ रहा है, तो आप मेरे को बताओ कितने नौजवानों को उसके अंदर कारोबार मिलेगा, कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और कितने नौजवानों को उसके अंदर नौकरियां मिलेगी। तो इसके ऊपर हमको काम करने से, इसके ऊपर तो बात करने वाला नहीं है कोई। नौजवानों के ताल्लुक से कोई बात करने को तैयार नहीं। आप हर चीज का, अब इश्यू तो बहुत जबरदस्त उठा दी, देशी दारू की दुकानें बंद करने गए, जबरदस्ती के केस हो गए। एक देशी दारू की दुकान बंद नहीं कर सकते आप, झूठ मत बोलो लोगों को। क्यों? तो एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से उनको परमिशन दी गई है, उसके बायलॉज है, उसके कानून है, सिर्फ भड़का दिया जा रहा। ऐसा बता रहे जैसा बड़ा बहुत नशे के खिलाफ में हम जाके लड़ाई लड़ने वाले, और बगल में आजू बाजू देखो तो पूरे पुकारिया पूरे नशे दिख रहे। तो मेरे अफसोस की बात है ये कि अगर वाकई में रफत यार साहब, कलीम भाई है, साहब है, पप्पू कलानी साहब है, अगर अल्लाह ने इनकी बात में जबान में अगर तासीर दिए तो कौम और मिल्लत का क्या मानो? यहाँ तो सारा कारखाना उल्टा चल रहा, सारा कारखाना उल्टा चल रहा। तो समाज के मैं खासतौर से मुखातिब हूं शहर के तमाम आम लोगों से कि हम ताकत बढ़ा रहे हैं, और नतीजा क्या निकल रहा इसकी सुनने को तैयार नहीं है भाई। आज तो तकब्बुर का ये आलम है, घमंड का ये आलम है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है। आपका घमंड, आपका तकब्बुर मुबारक। तारीख के औराक हमने भी देखे, 4 वरक हमने भी पढ़े तकब्बुर और घमंड के, सिवाय घमंड के सफाई के कुछ भी नहीं बचता। जो आदमी घमंड में रहा उसका नाम लेने वाला भी तारीख में कोई नहीं रहा, की बात याद रखो।
तो घमंड से बाहर निकलना पड़ेगा। और अब तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर जो तब्दीली की लहर आ रही है, तो इनके जितने भी सियासी अज़ाइम थे तो सोच रहे थे कि मैं सबको किनारे करके मैं अकेला जो है तो शहीशा बन के फिरूंगा, लकीर के फकीर बन जाएंगे। अब आप शहर के अंदर एक कोर्ट को तरसना पड़ेगा आपको। ये हो गया आपका। बीजेपी से मिल मिला के अगर आपने कोई खेल खेला है तो बार बार ये खेल चलने वाला नहीं। ये तो लोगों को मैं खास तौर से कहूंगा, और जो लोग मुंतखब हो गया है, मैं बार बार कह रहा हूं, और जो लोग सियासत में काम कर रहे हैं, समाज में काम कर रहे हैं, अभी देखो मैं 8 दिन से बोल रहा हूं कि सबसे पहले शहर के अंदर अगर किसी के ऊपर जुल्म सितम होगा तो बेचारे हाथगढ़े वाले होगा। 2 दिन से काम शुरू, 2 दिन से काम शुरू होगा। छुप छुप के वो फोन करे जा रहे, वो बेचारे अतिक्रमण विभाग के उपायुक्त थे, उसको फोन मालूम करो कौन कौन कर रहे। ये जो नए नए चुन के आए शोधे कैसा फोन करके कैसे गरीबों को परेशान कर रहे। 8 दिन से बोला मैं, एक सबसे बड़ा ताप अगर किसी पे आएगा तो इनके ऊपर आएगा। तो मैं शहर के हमारा पूरा वफद शहर की जानिब से जाके जी श्रीकांत साहब को और महापौर को मिलने वाले हैं हम, कि जब तक आप हाकर जोन नहीं बनाते शहर के अंदर, तब तक आपको कोई हक नहीं है हथकड़े वालों के ऊपर, गरीबों पर कार्रवाई करने। हमारे हिस्से में काम आया, ये हम करने ही वाले, हम रुकने वाले नहीं। ये तमाम चंद बातें हैं जो हमने कहा था, वो सारी चीजें सामने आ गई है। चालू हुआ, ये सारी चीजें सामने आ रही है। और नहीं, बीजेपी के साथ तो भैया तो वर्तमान पत्र सुबह के बजे उठा रहे हैं, लोग हाथ उठा के वोट दे रहे हैं, और फिर भी आलम है कि बस मेरी टांग है, आपसे नहीं समझ रहे। आप अगर किसी को टिकट दे रहे हो होता तो सदर का काम है ना लोगों को संभालना। कैसे लोग तुमको छोड़ के किसी की वोट पे चले जा रहे। अभी आपका तोड़ा मारी है कि मैंने भगवान तीर मार लिया। सब भरम बातें हैं, सब भरम बातें हैं। देखो सियासत तो सियासी तौर पे करना पड़ेगा। अभी इंशाल्लाह देखते आगे की सूरत हाल क्या है, लेकिन मालेगांव को हम लोग जाके हमारी वो पर्दा नशी बहन का, हमारे हिजाब वाली उस बहन का, उस महापौर का, डिप्टी महापौर हमारी मोहतरमा साहिबा का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और मैं रफत खान साहब से बच्चों हमारे आशफी साहब, करीम साहब, इसके लिए गुजारिश है कि कॉलोनी के लिए कॉलेज की तैयारी करो। तो जहाँ हमारी सियासी कुव्वत और ताकत बढ़ रही है मुसलमानों की, हम उनको कुव्वत और ताकत बख्शने का काम कर रहे हैं। यकीनन करना पड़ेगा। जो अच्छा काम कर रहा है उसको सराहना पड़ेगी, और जो वो सर रहा है, जो हसन रख रहा है, उसको कैसे किनारे करेंगे। इंशाल्लाह हालात आएंगे। हमको भी इस शहर के लोगों को यकीन है कि सियासी सूरत यकीनन बदल के रहेगी, और घमंड और तकब्बुर ज्यादा दिन नहीं चलता। और घमंड और तकब्बुर का असर लग रहा है चकनाचूर अगर लोग करेंगे तो ये लोग कहेंगे लोग बैठे हैं इंशाल्लाह घमंड टूट ही रहे। और हमारा कहना यही है कि आने वाले सियासी तौर पर वाकई में आगे हम जा रहे हैं, इस्तेमाल करके आएंगे हम। पार्टी वार्टी भी कोई जाने वाली की बात नहीं है, कोई पार्टी में शमूलियत इख्तियार नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं खुले तौर पे करूं, चाहे वो वंचित बहुजन अघाड़ी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे इस्लाम पार्टी हो, जो भी पार्टी मुसलमानों की पसमानदगी की आवाज उठाता है, अमली तौर पे काम करता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको कुव्वत और ताकत बख्शे, उनको कुव्वत और ताकत बख्शना, ये हमारी हमको ऐसा लगता है। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने गोशेगुजार है। और मैं तो कहूंगा कि एक ऐसा महाराष्ट्र के अंदर, औरंगाबाद के अंदर एक ऐसी सियासी कुव्वत बने कि लोग मिसाल दे कि वाकई में दलित मुसलमान का कोई प्लेटफॉर्म है, कि समाज के पास ये पार्टी है, ओबीसी समाज हमारे साथ में होना चाहिए, समाज हमारे साथ होना चाहिए। हमको उन तक पहुंचना पड़ेगा। लोग बैठे, ये अगर हम लोगों तक पहुंचेंगे तो यकीनन लोग हमारे साथ नहीं है। तो ये तमाम मेहनत करने की हमको जरूरत है। लेकिन अभी हमारा मकसद सिर्फ आज की मीटिंग का इतना ही था कि हमको अभी मालेगांव में जाके हिजाब वाली हमारी बहनों का इस्तेमाल करना है और उनका इस्तेमाल करके आना है। उसके लिए हम लोग 15 तारीख के दिन निकलने वाले हैं। तो 15 तारीख के दिन जितने लोग आ सकते हैं बिल्कुल आइए, और उनको साथ साथ लेके जाइए। और तमाम लोग जो चलना चाहते हैं अपनी गाड़ियां लेके वो आम खास मैदान में पहुंचे सुबह 9 बजे। यहाँ से जब वफीर निकलेगा, यहाँ से काफिला निकलेगा, इत्तेहाद के साथ में निकलेंगे।
पूरे इत्तेहाद के साथ निकलेंगे, पूरे खुलूस के साथ निकलेंगे, पूरे इखलास के साथ निकलेंगे, अमन और अमान के साथ निकलेंगे, जाएंगे, हमारी बहनों का इस्तकबाल करेंगे, शहर में वापस आएंगे। और जैसा मैंने कहा है, उसके बाद आने के बाद हमारा सबसे पहला काम कि हमको जनाब महापौर साहब को मिलना है और उसके साथ जी श्रीकांत साहब को मिलना है। और ये जो अतीक अरमान का नाम लेके ये जो गंदी सियासत कर रहे कुछ कारपोरेटर, जो जिंसी के चौराहे से लेकर चंपा चौक तक, चंपा चौक से लेकर तो रोशन गेट तक ये लोग जो सता रहे हैं, और जो अतीक अरमान के लोगों को सामने करके हथकड़ी वालों को बेचारों को बेरोजगार कर रहे हैं, उसकी नुमाइंदगी हमको जाके करना है कि जब तक आप हाकर जोन नहीं बना रहे, जब तक आप किसी को भी जुल्म सितम नहीं करेंगे, किसी का माल जब्त नहीं करेंगे, उनको अपने कारोबार करने देंगे। रमजान सामने, रमजान हमारे सामने, अभी आप देखेंगे शागिर्द के बस स्टैंड से लेकर तो चौक और चौक से लेकर तो गुलमंडी तक सारे गरीब लोग बेचारे ये हथकड़ी में कारोबार करते और हाकर जोन कहीं भी नहीं। तो हम बिल्कुल वो हाकर जोन वालों को बिल्कुल अपने आप को कम समझने की जरूरत नहीं है। अगर कोई उनके साथ नाइंसाफी ज्यादा होगी तो बिल्कुल आप आइए, रफत भाई के पास आइए, कलीम भाई के पास आइए, पप्पू भाई के पास आइए, आशिक साहब, जितने लोग आइए, इंशाल्लाह जो मन कर सकता है अपने से जबरी तरीके से, कानून के दायरे में रह के जबरी तरीके से आपके हुक्म कैसे दिलाना, उस पर काम हमको काम करना हमको बहुत अच्छे तरीके से आता और इंशाल्लाह उसको कराने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, शहर नशीन में तशरीफ फरमा, यहाँ पे शहर के तमाम हजरात, तमाम का मैं उनकी गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम लोगों को ये चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मोमेंट है, ये जो वक्त है, अभी इस वक्त को देखकर हमको माजी की कुछ बातें याद आ रही है। अबुल हसन भाई, मैं आपको लेके चलता हूँ 2012 में। बताने के कुछ मकसद है, कुछ याद दिलाना है, कुछ आवाम को दिखाना है, कुछ आवाम को समझाना है। इसलिए 2012 के वक्त में ये हुआ कि हम 12-13 नौजवान थे और 12-13 नौजवानों ने सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तकरीरें देखी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की, और उस तकरीरों से हम बड़े मुतासिर हुए। हमारे दिल के अंदर एक जोश आया, एक जज्बा आया और अपने कौम के लिए कुछ करने की तड़प दिल के अंदर पैदा हुई। उस वक्त ऐसा था कि अगर कोई एमआईएम को गलत बोलता था, हमको ऐसा लगता था उसने हमको हमारे माँ की गाली दे दिया। ये हाल था, ये सच्चाई है अबुल हसन साहब, ये सच्चाई है। उसके बाद में ये हुआ, रमजान की ईद हुई 2012 में, जो रमजान की ईद हुई थी। रमजान की ईद के बाद में वासी ईद को हम तमाम लोग यहाँ से हैदराबाद के लिए रवाना हुए। वहां पे रवाना होने के बाद में मैं तमाम लोगों की तवज्जो इधर चाहूंगा। यहाँ से हम रवाना होने के बाद में हैदराबाद पहुंचे। हैदराबाद पहुंच के हमने असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात नहीं की। मुलाकात करने के बाद में सारी बातें सुनने के बाद में असद साहब ने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष सैयद मोइन है, अजीज भाई हमारे अध्यक्ष सैयद मोइन है, आप उनसे मुलाकात कर लो। फिर मोइन साहब यहाँ पे आए। मोतीवाला नगर के अंदर मोतीवाला मस्जिद के अंडरग्राउंड में हम तमाम लोग बैठे। बैठने के बाद में मोइन भाई ने बोले, भाई तुम्हारे अंदर से कोई एक जिला अध्यक्ष तय कर लो। मोइन भाई सुन रहे होंगे तो मोइन भाई को याद होगा, हमारा रब्बानी भी, हमारा रब्बानी कुरैशी याद है। रब्बानी 2012 से मेरे साथ में थे। तो वहां पे बैठने के बाद में उन्होंने बोले जिला अध्यक्ष तय कर लो। हमने सबने हमारे एक दूसरे की सूरत को देखे, कोई भी अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहा था, उतना कैपेबल नहीं समझ रहा था कि कोई जिला अध्यक्ष बने। सलीम भाई उस वक्त उम्र कम थी 2012 के अंदर। तो हमने तय करे वहां से जावेद कुरैशी साहब को फोन करेगा। जावेद कुरैशी साहब सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात से इकरार करेंगे। हमने जावेद कुरैशी को फोन करे, तब उनका जो है तो समाजवादी में जाने का चल रहा था। 2009 में उन्होंने एमआईएफ उनके खुद की पार्टी से इलेक्शन लड़े थे, 14,500 वोट उनको मिले थे। जावेद कुरैशी वहां पे आए, हमने उनको एमआईएम के जिला अध्यक्ष के लिए राजी किया और वहां से फिर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सफर औरंगाबाद के अंदर शुरू हुआ। और जब गवर्नर मीटिंग शुरू हुई और गवर्नर मीटिंग जा जाके हमने लोगों को बोले एमआईएम, तो लोगों ने बोले कलीम सेठ की एमआईएम क्या है, कोई पहचानने वाला नहीं था। एमआईएम बोले तो क्या, हमने उनको जाके बताए, कई गुने हमारे ऊपर दाखिल हुए। उसके बाद में हमने जद्दोजहद किए यहाँ तक कि आज इस मुकाम के ऊपर पहुंचे। तमाम चीजें बताने का मकसद ये है कि भाई उस वक्त में एमआईएम को जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन भाई मेहनत ही थी औरंगाबाद शहर के नौजवानों की, जद्दोजहद थी औरंगाबाद के शहर के नौजवानों की। औरंगाबाद वालों ने अपने खून को पसीना बनाकर रास्तों पे बहा दिया, जब जाके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद में खड़े हो सके।
इसी तरह से एक वक्त आएगा जब आप कॉर्नर मीटिंग करने के लिए या जो भी इस्लाम पार्टी महाराष्ट्र के जिस जिस कोने में जाएंगी वहां पर लोग पूछेंगे इस्लाम पार्टी, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी को बहुत ज्यादा मकबूलियत मिल चुकी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकिफ नहीं है अजीज भाई, तो वो लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे कौन है इस्लाम पार्टी, जैसा एमआईएम को पूछते थे ना कि कौन सी एमआईएम कहाँ की पार्टी है, कौन इसका सदर है, वैसे ये भी सवाल होगा। लेकिन अगर हमारी जद्दोजहद रहेंगी, हमारी कोशिशें रहेंगी, हमारे मुसलमानों के लिए कुछ करने की तड़प रहेंगी, तो जिस दहाने पे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है, इससे आगे इंशाअल्लाह ताला इस्लाम पार्टी जाके खड़े रहेगी इंशाअल्लाह। और ये तमाम चीजें बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज, अब सोचिए कोई पार्टी पहली बार वजूद में आ रही और अपने कैंडिडेट्स खड़े करने के बाद में उनके 35-35 सीट उनके चुनकर आ रहे, तो यकीनन सोचिए आप उन्होंने आवाम के दरमियान में, आवाम के दिलों के अंदर कितनी जगह बनाई होगी। आज आसिफ साहब के सर का ताज सबको नजर आ रहा है, कोई इंसान खड़े होकर उनके पैर के छालों के ऊपर भी एक नजर डाल दे। यकीन उन्होंने मेहनत की होगी, घर घर तक ये पहुंचे होंगे, अपने काम करने का तरीका लोगों को समझाया होगा। जैसे कि अभी जकरिया ने बताया कि किसी भाई का, एक हिंदू भाई का शिंदे सेना से, शिंदे गढ़ से टिकट कट गया था, लेकिन ऐन मौके के ऊपर वो जब इस्लाम पार्टी के पास में आया तो इस्लाम पार्टी ने ये नहीं देखी ये हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, दलित है, ईसाई है, कौन से मजहब का है, उसको टिकट दिया और उसको चुना के लाने का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारे मंजर देखकर वही सारी चीजें याद आ रही है। क्यों याद आ रही है भाई? किसी भी चीज की एक इंसान को तकलीफ होती है जब कोई इंसान एक पौधा लगाता और वो एक परवानदार, एक शाखदार दरख्त बनता और फल खाने के टाइम पे अगर कोई आके वो फल खा लेता ना तो तकलीफ होती है, और जायज बात है, ये फितरती तौर है, हर इंसान को होती तकलीफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो देखकर ईमान लाते थे, जब तक कि उनको कोई मोजेज़ा नहीं बताएंगे तब तक ये वो ईमान नहीं लाते थे। और कुछ लोग थे जैसे अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह एक है, मैं उसका भेजा हुआ रसूल है, लोगों ने मान लिया अल्लाह है कि आप उसके भेजे हुए रसूल है। तो ये जो एमआईएम के अंदर अभी जो लोग आए हुए हैं सलीम भाई, इनकी मिसाल देख के ईमान लाने वालों की जैसी है। इन्होंने मोजेज़ा देखे और उसके बाद में फिर ये एमआईएम के अंदर प्रवेश किया। लेकिन हमने तब एमआईएम के अंदर प्रवेश किया था जब असद साहब ने कहा था कि मैं मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहता, अकबरुद्दीन अवीज़ी की तकरीरें सुनी, हम तब दाखिल हुए। लेकिन हमारे साथ में जो नाइंसाफियां हुई, खैर वो चीजों को खत्म करते हैं, कब तक ये वही बातें बोलेंगे। लेकिन अभी हमारे बताने का मकसद ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत अच्छी कामयाबी हमारे मुस्लिम बहन को दी है, एक बहुत नुमाया कामयाबी है। बहुत सारे लोगों ने वादे किए थे, दावे किए थे, मुस्लिम मेयर बनना चाहिए, हिजाब वाली मेयर बनना चाहिए, फला बनना चाहिए, लेकिन बनाया किसने भी नहीं। औरंगाबाद की तारीख के अंदर देखो, आज तमाम यहाँ पे बैठे हुए जिम्मेदार हैं, तमाम सियासत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। भाई देखिए, आज तक के बीजेपी का मेयर नहीं बैठा था, आज जहाँ हम सिर्फ 33 नगर सेवकों को देख रहे, हम सिर्फ 33 नगर सेवक देख रहे कि 33 नगर सेवक आए, 33 नगर सेवक आए, कोई ये भी देख लो कि बीजेपी का मेयर भी आ गया। यहाँ पर शिवसेना का मेयर बनता था, शिवसेना का मेयर हट गया, बीजेपी का मेयर बन गया। सारी चीजें सोचने की, समझने की अल्लाह ने आपको अक्ल सलीम दिया है, उस अक्ल सलीम का इस्तेमाल करना है। और 15 फरवरी 2026 सुबह 9 बजे आम खास मैदान जामा मस्जिद के सामने मालेगांव के लिए हम तमाम लोगों का काफिला, मालेगांव के लिए हमारी मुस्लिम बहन, हिजाब वाली बहन का खालिस और खालिस इस्तेमाल करने के लिए हम जा रहे हैं। जो कोई भाई अगर आना चाहता है उसका वेलकम है। अपनी अपनी गाड़ी लेकर आमखास मैदान के पास में पहुंच जाइए। तमाम चीजें हमारे अबू लाला साहब ने बता दी है, रुख बता दिए, और हमको जाना है इंशाअल्लाह ताला, और जाकर उस हिजाब वाली बहन का हम इस्तेकबाल करेंगे, उनकी हिम्मत अफजाई करेंगे। और मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर हमारे सीनियर में से अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, बात करना चाहते हैं। मेरा बात नहीं करना था, लेकिन मैंने सबकी बात सुना। मेरे भाई अब्दुल हसन है, हाँ साहब है, ये जिस पार्टी से ताल्लुक रखते थे पहले, तो मैं माफी चाहता हूँ सबसे। कुछ बात ऐसी है कि भाई देखो, ये पार्टी है, दुनियावी सियासत है, ये दीन का काम तो नहीं कर रहे हम लोग। इसमें झूठ तो काफी तेजाब में चलता है, लेकिन झूठ भी वो चलता है कि जहाँ पर जो है तो काम हो सके आवाम का। लेकिन यहाँ पर पार्टी के कुछ लोग जो है तो जिसमें से जो मतलब खायद जिसको बोला जाता है, खायद तो हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये हमारे खायद नहीं हो सकते, ये सदर है हमारे। तो इन लोगों ने ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो है तो, और क्या बोलते हैं, औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह
और हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो इनके सर पे हाथ रख के कहते हैं कि तुझे कुछ नहीं होगा। तो ये हराम का खाने वाला हो सकता है, ऐसा आप लोग मानते हैं इस बात को? नहीं। ठीक है, हम भी गुनहगार है, हम भी कोई नहीं बोलेंगे हम जो है तो पूरा हमारे पास हलाल का है, कुछ तो भी थोड़ा बहुत है हमारे पास, लेकिन हमारे साथ नहीं हो सकता। तो भाई मेरा खड़े रह के ये बात करने का मकसद ये है कि भाई हम, जैसे हमारे भाई आरिफ भाई ने बोला कि चाहे समाजवादी हो या और कोई पार्टी हो या इस्लाम पार्टी हो, अगर हम जिस पार्टी में अगर शमूलियत करते हैं तो हमको हकायक देखना पड़ेगा। और ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा आवाम को गुमराह करने के लिए, तो उसकी हामी नहीं भरना चाहिए हमने। मेरा ये बोलना है, बस सही है गलत है? क्योंकि भाई अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन आगे जो है तो यानी दीन इस्लाम के ताल्लुक से जो झूठ बात करके जो है तो वोट बटोरता है और जो है तो लोग उसके पीछे ताली बजा रहे हैं, तो ये गलत है। तो मेरा ये बोलना है कि अब अगर हम कभी समझो पार्टी में शमूलियत करते हैं, जो भी पार्टी है, जैसे आरिफ भाई ने जैसे बताया, तो उसमें दीन इस्लाम का अगर जो शख्स जो है तो झूठे तरीके से जो है तो उसका जो है तो इस्तेमाल कर रहा, तो उसको वहां पर रोकना चाहिए हमने। मेरा ये बोलना है, मतलब सियासत को दिन का हिस्सा मत समझो। नहीं समझ मतलब ये तो बताई दिए, उनका बोलना ये था कि मजहब के नाम पर झूठ का इस्तेमाल ना करें। हाँ। भाई सियासत तो दीन का हिस्सा है, दीन में सियासत भी बताई हुई है, लेकिन जो है झूठा इस्तेमाल ना करें। उनका साफ बोलना था, मेरे बाजू बैठे, कि एमआईएम में जिस तरह से झूठे ख्वाबा बताए गए और झूठी बातें की गई, तो हाँ, तो वो झूठ का इस्तेमाल जो है किसी ने भी नहीं करना, ऐसा उनका कहना है। तकबीर, अल्लाहू अकबर, तकबीर, अल्लाहू अकबर।